क्लासेस। जय हिंद बच्चों। आज हम देखेंगे एपिसोड नंबर 46, जिसमें हम बेहद ही इंपॉर्टेंट टॉपिक देखेंगे जिसका नाम है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी एंड पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी एंड पोटेंशियल मतलब विद्युतीय स्थिति ऊर्जा एवं विभव। विद्युतीय स्थिति वीर्जा एवं विभव ये काफी महत्वपूर्ण टॉपिक है। आपका 2019 में 5 मार्क्स में भी पूछा हुआ है। 2018 में ये VVI का होल 5 का है, थ्योरी के काइंड ऑफ व्यू से और न्यूमेरिकल के काइंड ऑफ व्यू से एंड ऑब्जेक्टिव के काइंड ऑफ व्यू से बहुत सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स आएंगे। छोटा टॉपिक है लेकिन महत्वपूर्ण है। चलिए, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी के अंदर हम क्या क्या टॉपिक को टच करेंगे, क्या क्या चीजें हमारे दिल को टच करेगी, वो हम देखते हैं। तो आपका इसमें जो टॉपिक आएगा वो आएगा कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी क्या है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है, ये आएगा। दूसरा टॉपिक आएगा कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या है, विद्युतीय विभव क्या है, दैट मीन्स इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या है, ये आपका आएगा। अगला टॉपिक आएगा रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल यानी विद्युत क्षेत्र एवं विद्युत विभव के बीच संबंध, रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ये आएगा। उसके बाद अगला टॉपिक आएगा इक्विपोटेंशियल सरफेस, समविभवी सतह। आपको ये पूछा हुआ है, इससे भी पूछा हुआ है, इससे तो पूछना ही पूछना है, और इससे भी पूछा हुआ है, इससे भी पूछा हुआ है। तो दैट मीन्स ईच एंड एवरी पॉइंट जो है आपका बहुत ही क्रिटिकल है। तो हम सबसे पहला टॉपिक टच करने वाले हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। उससे पहले हम कुछ फैक्ट्स देखेंगे, कुछ कीवर्ड्स देखेंगे जो कि इसके लिए जरूरी होंगे। तो हम देखते हैं थोड़ा सा कि आखिर इस टॉपिक की आवश्यकता क्यों पड़ी, हम थोड़ा सा उसकी जानकारी लेते हैं। तो आपका पहला टॉपिक जो आ रहा है वो है आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी विद्युतीय स्थितिज ऊर्जा। इसको आप लोग अगर इंडिकेट करना चाहते हैं तो कैपिटल U से इंडिकेट कर सकते हैं, डोंट वरी। अब हम देखते हैं कि आखिर इस टॉपिक की आवश्यकता क्यों है। अभी तक हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में जो जिन पड़ावों से गुजरे हैं उसको अगर आप ध्यान रखेंगे तो 6-7 पड़ाव से इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हम गुजरते हैं। पहला इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का इंट्रोडक्शन, दूसरा कूलम्ब्स लॉ, तीसरा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, फील्ड लाइंस एंड फ्लक्स, चौथा है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी एंड पोटेंशियल, अगला है आपका गॉस लॉ, अगला होगा आपका छठा पड़ाव इलेक्ट्रिक डायपोल, अगला पड़ाव होगा कैपेसिटर एंड कैपेसिटेंस। तो दैट मीन्स अगर हम बात करना चाहें, जस्ट मिनट, अगर हम बात करना चाहें कि अगले पड़ाव में कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी के लिए कि ये हमारा जो चौथा पड़ाव है, अब इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी वो हम देखना चाहते हैं। इसकी आवश्यकता हमको इसलिए पड़ी क्योंकि एनर्जी के बगैर चार्ज का डेवलपमेंट संभव ही नहीं है। दैट मीन्स चार्ज है दैट मीन्स एनर्जी है, चार्ज है दैट मीन्स इलेक्ट्रिक फील्ड है, चार्ज है दैट मीन्स इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है, चार्ज है दैट मीन्स फील्ड लाइंस है, फ्लक्स है। तो इसका मतलब ये है कि चार्ज अगर आ गया, थोड़ा सा अगर हम आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का पहला एपिसोड, दूसरा एपिसोड अगर आपको याद दिलाना चाहें, उसमें हमने आपको बताया हुआ है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स क्या है, स्थिर वैद्युतिकी क्या है। आप थोड़ा सा उसको ध्यान रखें। तो उसमें हमने क्या कहा है कि यह वह चैप्टर है फिजिक्स का जिसके अंतर्गत हम लोग रेस्ट चार्ज का अध्ययन करते हैं। किसका अध्ययन करते हैं? रेस्ट चार्ज का। मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक्स इज द ब्रांच ऑफ फिजिक्स इन विच वी डील अबाउट रेस्ट चार्ज एंड इट्स इफेक्ट ऑन देयर सराउंडिंग। स्थिर वैद्युतिकी भौतिकी की वह शाखा है जिसके अंतर्गत स्थिर आवेश एवं स्थिर आवेश का अपने वातावरण पर जो प्रभाव पड़ता है उसका स्टडी किया जाता है। यह हमने बताया हुआ एपिसोड नंबर 2 में इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का।
अब अगर आप बात करते हैं कि ये रेस्ट में है, हालांकि और भी इसके लिए कंडीशन है, लेकिन हम बात कर रहे हैं रेस्ट का। तो अगर ये चार्ज रेस्ट में है तो इसके आसपास क्या क्या हो सकता है, कि क्या क्या इफेक्ट ये दिखा सकता है, थोड़ा सा हम देखते हैं। हमने पहले ही जिक्र किया है कि हम लोग मनुष्य हैं, हम लोग भी अपने समाज को प्रभावित करते हैं। हम लोग जैसे ही जन्म लेते हैं, अपने परिवार को, अपने समाज को अच्छा काम करके देश को सेवा देते हैं, इस वर्ल्ड को सेवा देते हैं, डॉक्टर बन के, इंजीनियर बन के, साइंटिस्ट बन के इस समाज का रुतबा बढ़ाते हैं, एक नई पीढ़ी के आने वाले जनरेशन को नई सोच देते हैं। इसका मतलब ये है कि हम लोग जो काम करते हैं, अच्छा काम करके हो, खराब काम करके हो, हम समाज को प्रभावित करते हैं। ठीक उसी प्रकार से जब किसी बॉडी पे चार्ज आ गया तो उससे रिलेटेड जो है वह क्या क्या होता है कि यह चार्ज दूसरे चार्ज पे फोर्स एक्सर्ट कर सकता है, जिसको हमने कूलम्ब्स लॉ में स्टडी किया। फोर्स है, इलेक्ट्रिक फोर्स डेवलप हो गया, इससे रिलेटेड आपका फील्ड लाइन होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है। अब ये वेक्टर क्वांटिटी, ये भी वेक्टर क्वांटिटी, ये सब हम पढ़ चुके हैं। उसके बाद इससे रिलेटेड फील्ड इंटेंसिटी भी इसको बोलते हैं। उससे रिलेटेड अगर बात करते हैं तो फील्ड लाइंस होता है। इसके स्टडी के लिए हम लोग कल्पना करते हैं जिस लाइंस का, वो हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। अब कहता है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो कल्पना करते हैं उससे रिलेटेड एक फ्लक्स आ जाता है, उसके नंबर को कैलकुलेट करने के लिए एक फ्लक्स क्वांटिटी को हम लोग डिफाइन करते हैं। इसका स्टडी हम लोगों ने किया, न्यूमेरिकल्स भी किया है सीआरटी का। अब इससे रिलेटेड हम बात करते हैं तो एनर्जी आता है, ठीक है। चार्ज अगर है इसके आसपास में एनर्जी डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, और इसी एनर्जी को, ये जो एनर्जी डिस्ट्रीब्यूट होता है फील्ड लाइंस के टर्म में, फील्ड के टर्म में। और फील्ड है दैट मीन्स फील्ड लाइंस है, फील्ड लाइंस है मतलब एनर्जी है। इसका मतलब चार्ज आ जाना मतलब कि आसपास में एनर्जी आ जाना। अब आते हैं एनर्जी है तो इसको हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी बोल देंगे। उसके बाद कहता है कि एक पोटेंशियल टर्म आएगा, पोटेंशियल आएगा, विभव आएगा। तो दैट मीन्स कि अगर चार्ज आ गया तो उससे रिलेटेड ढेर सारे क्वांटिटी आते हैं, फिजिकल क्वांटिटी आते हैं। ये सब फिजिकल क्वांटिटी है एक्सेप्ट दिस, मतलब फील्ड लाइंस हमारा भौतिक राशि नहीं है, इसलिए हमने इसका मात्रक नहीं बताया हुआ है। ये सभी के सभी हमारी भौतिक राशि है, इसको हम कैलकुलेट कर सकते हैं। इसका मात्रक होता है, इसका बीमा होता है। जैसे जैसे हम स्टडी करते जा रहे हैं हम उसका मात्रक, बीमा वगैरह वगैरह सब स्टडी करते आ रहे हैं। तो हम अब जो बात करने वाले हैं एनर्जी से रिलेटेड, मतलब अगर चार्ज है तो उसके आसपास में एनर्जी कैसे हम एक्सप्लेन करते हैं, कैसे हम एनर्जी को कैलकुलेट करते हैं। फिर हम बात करेंगे पोटेंशियल का। तो अब हम देखते हैं एनर्जी। चलिए, अब सवाल ये उठ रहा है कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी को डिफाइन करने के लिए कुछ कीवर्ड्स हैं। कीवर्ड्स क्या क्या है वो हम थोड़ा सा जानना चाहेंगे। एक होगा आपका सोर्स चार्ज, सोर्स चार्ज, ठीक है। एक होगा आपका टेस्ट चार्ज, टेस्ट चार्ज। एक होगा आपका रेफरेंस पॉइंट, रेफरेंस पॉइंट। एक होगा आपका वर्क डन, वर्क डन, ठीक है। अब इस तरह से इन सारी चीजों को, इन सारे पॉइंट्स को अगर हम डील कर लें तो आपको अच्छा होगा। अगर एक बात करते हैं स्लोली मोशन का, उसको भी हम थोड़ा सा देख लेते हैं, स्लोली मोशन। अब थोड़ा सा यहाँ पर बात करते हैं, इन सारे पॉइंट्स को हम देख लेते हैं तो आपका ये परिभाषा जानना आसान हो जाएगा। हालांकि ये बड़ा डिफिकल्ट जॉब होता है, आप जब टेक्स्ट बुक में देखते हैं तो काफ़ी डिफिकल्टीज आती है, समझ में थोड़ा कम आता है, शॉर्ट में भागा गया है और थोड़ा क्रिटिकल वर्ड्स का इस्तेमाल किया गया है। तो आप इस वर्ड्स को समझ जाइए तो मेरा दावा है कि आप परिभाषा बिल्कुल एकदम दिमाग में सेट हो जाएगा, इस दिमाग में सेट ही हो जाएगा, घुसा देंगे। तो पहले इसको समझते हैं क्या है। हालांकि इसके बारे में हम स्टडी कर चुके हैं इलेक्ट्रिक फील्ड और फील्ड इंटेंसिटी में। सोर्स चार्ज मतलब जो पहले से चार्ज दे दिया गया उसको हम सोर्स चार्ज बोलते हैं। तो सपोज दैट ये हमारा एक चार्ज है जो इस पॉइंट पर पहले से मौजूद है, ए पॉइंट पर। तो जो पहले से दे दिया इसका मतलब ये सोर्स चार्ज, ठीक है। अब है टेस्ट चार्ज,
और याद रखना है कि विद्युतीय स्थितिज ऊर्जा जो है कम से कम 2 चार्ज सिस्टम के लिए ये डिफाइन करता है। अब 2 चार्ज सिस्टम के लिए है तो इसका मतलब दूसरा आएगा, तो पहले से जो चार्ज है उसको हम बोल रहे हैं सोर्स चार्ज, और इसका फील्ड भी होगा बहुत दूर तक, ठीक है। और दूसरे चार्ज को ला करके जो हम सिस्टम तैयार करेंगे वह दूसरा चार्ज अगर यहाँ बगल में आकर के r दूरी पर B पॉइंट पर रख दिया जाए, ये मान लेते हैं Q1, ये मान लेते हैं Q2, तो अगर Q1 पहले से है तो ये सोर्स चार्ज, और बाद में जब आया सिस्टम बनाने के लिए Q2 को लाया गया 2 चार्ज सिस्टम बनाने के लिए, तो Q2 हमारा हो जाएगा एक तरह से टेस्ट चार्ज। अब उस टेस्ट चार्ज को हम कहाँ से लाते हैं ये मेरे ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। तो अगर पहले से चार्ज है तो ये हमारा हो गया सोर्स चार्ज, और जिसका फील्ड पहले से मौजूद है। दूसरे को जब हम लाएंगे ये पहले चार्ज के फील्ड के अंदर लाएंगे, और दूसरा चार्ज जो आया ये हो गया हमारा टेस्ट चार्ज। तो उम्मीद करते हैं कि सोर्स चार्ज समझ गए होंगे। पहले से जो दिया सोर्स चार्ज, बाद में जो आया सिस्टम बनने के लिए वो हो गया हमारा टेस्ट चार्ज। क्लियर। अब आते हैं रेफरेंस पॉइंट। रेफरेंस पॉइंट क्या होता है, तो कहता है रेफरेंस पॉइंट वह पॉइंट होता है जहां से हम टेस्ट चार्ज को लाएंगे, और जनरली विद्युतीय स्थितिज ऊर्जा को डिफाइन करने के लिए हम लोग रेफरेंस पॉइंट इन्फिनिटी को मानते हैं या फिर अर्थ को मानते हैं। और रेफरेंस, अब दिमाग में आएगा कि आखिर रेफरेंस पॉइंट कहेंगे किसको, तो कहता है कि वैसा पॉइंट जहां पर किसी भी बॉडी का एनर्जी क्या हो जाए जीरो, जहां किसी भी बॉडी का एनर्जी क्या हो जाए जीरो। अब जब किसी बॉडी का एनर्जी हो जाए तो बेचारा लूज हो जाएगा, मतलब मोशन नहीं कर पाएगा, उसको जब तक धक्का नहीं देंगे तब तक नहीं चल पाएगा। तो इसका मतलब है कि अर्थ सिस्टम पर अर्थ का पोटेंशियल जीरो माना जाता है और इन्फिनिटी को भी जीरो माना जाता है। वहां पे कोई भी वस्तु अगर है तो उसका पोटेंशियल भी जीरो, एनर्जी भी जीरो। इसका मतलब है कि इन्फिनिटी को हम क्या मानते हैं, रेफरेंस पॉइंट। तो रेफरेंस पॉइंट किसको बोलेंगे, वह पॉइंट जहां पर किसी वस्तु का एनर्जी या पोटेंशियल जीरो हो जाए उसको हम क्या बोलते हैं, रेफरेंस पॉइंट। और रेफरेंस पॉइंट के तौर पे हम अर्थ को ले सकते हैं या इन्फिनिटी को ले सकते हैं। इस चैप्टर में हम लोग इन्फिनिटी को ही मान के चलेंगे, थोड़ा कॉन्सेप्ट ज्यादा समझ में आए। अर्थ को हम नहीं मानेंगे, अर्थ जहां पे आएगा इसका मतलब पोटेंशियल जीरो, इन्फिनिटी का भी बात चलेगा तो पोटेंशियल जीरो। तो जब अर्थ का बात आएगा तो वहां हम देखेंगे, फिलहाल हम इन्फिनिटी का बात कर रहे हैं। तो आई होप कि रेफरेंस पॉइंट आप समझ गए होंगे। अब कहता है वर्क डन, ठीक है। तो इन्फिनिटी पर से हम इसको ला करके बी पर ला के रखेंगे तो ऐसा लगता है कि इन्फिनिटी से यहाँ तक कोई भी विस्थापन नहीं होगा, विस्थापन तो होगा ही। तो मान लेते हैं कि विस्थापन आपका क्या हो जाएगा, डी, ठीक है। अब कहता है जब आप इसको यहाँ से यहाँ तक लाएंगे तो ऐसा नहीं है कि ये अपने मन से आएगा, क्योंकि अगर किसी चार्ज को जब पहले से पता चल गया, अभी हम इसको अब थोड़ा सा मिटा देते हैं। ये टेस्ट चार्ज अभी नहीं आया है, ये Q2 था कहाँ पे, इन्फिनिटी पे। अब Q2 जब इन्फिनिटी पे है तो किसी भी वस्तु का मतलब एनर्जी जीरो, तो जब इस बेचारे के पास एनर्जी जीरो है तो लूज है, इसका मतलब अपने से तो ये बी पर आएगा नहीं। इसका मतलब है कि इसको पकड़ के लाना होगा, और जब पकड़ के लाना शुरू करेंगे तो विरोध होगा। समाज में ऐसा भी रूल है कि जब आप चलना शुरू करते हैं तो आपका विरोध होना शुरू हो जाता है। जिस लेवल पर आप पहुंचते हैं उसी लेवल का आपको विरोधाभास का आभास करना पड़ता है। तो इसका मतलब ये है कि जब ये चलेगा, जब आप लूल हैं, चलना शुरू किए हैं, तो आपको विरोधाभास कम मिलेगा। क्योंकि आप थोड़ा सा देखते हैं विरोधाभास का मतलब यहाँ क्या, जब ये यहाँ से यहाँ तक है, ये Q1 चार्ज है, ये Q2 चार्ज है, ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, एक दूसरे को क्या करेगा, विकर्षित करेगा। इसका मतलब ये इसको विकर्षित कर रहा है। अब ये इसको आप ला करके लाना चाह रहे हैं, कहाँ रखना चाह रहे हैं, बी पर। इसका मतलब इस बी पर लाना चाह रहे हैं, तो जब ये चलेगा ये फोर्स लगाएगा, और हम जानते हैं अकॉर्डिंग टू कूलम्ब्स लॉ F बराबर होता है 1/4πε0 Q1 Q2 बटे r²। इसका मतलब दूरी का मान घटेगा तो बल का मान बढ़ेगा, दूरी का मान घटेगा तो बल का मान बढ़ेगा। तो जैसे जैसे आप नजदीक आएंगे तो दूरी दोनों के बीच क्या होगा, घटेगा, तो बल का मान क्या होगा, बढ़ेगा।
तो जैसे ही आप, चूंकि बिल्कुल ये कंफर्म हो गया कि अगर इन्फिनिटी से बी पर इसको ला के रखना है, सिस्टम बनाना है, तो सिस्टम बनाने के लिए वर्क डन करना पड़ेगा। विदाउट एक्सटर्नल वर्क सिस्टम कांट बी क्रिएटेड। इसका मतलब ये है कि आपको बी पर ला करके रख देना है। अब दिमाग में आएगा कि सर बी पर ला के रख देना, सिस्टम बना देना, ये नहीं समझेंगे, इसको ऐसे समझे। सिस्टम क्यों हम बोल रहे हैं, अगर ये चार्ज सिंगल यहाँ रखा हुआ है तो भाई कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन दूसरा चार्ज अगर आप यहाँ पे रखिएगा, चाहे यहाँ रखिएगा चाहे यहाँ रखिएगा, तो दोनों के बीच तो विकर्षण लगेगा, और विकर्षण लगेगा तो इसको जैसे ही हम छोड़ेंगे दोनों भागना शुरू कर देगा। इसका मतलब है कि हम सिस्टम बनाने के लिए तैयार थे कि वो ए पर रहे या वो बी पे रहे, और वो भागना शुरू कर रहा है। जैसे एक माँ बाप दो बाल बच्चे को पैदा कर दिया कि भाई सब साथ रहेगा, फ्लैट भी बना दिया, घर बना दिया, सब कुछ कर दिया कि साथ रहेगा, पता चलता है बाद में झोटा झोटी हो गया, दोनों अलग हो गया। इसका मतलब ये है कि माँ बाप चाह रहे थे एक सिस्टम में रहे, लेकिन वह सिस्टम क्या होने जा रहा है, टूटने जा रहा है। इसका मतलब है कि सिस्टम बनेगा, इसका मतलब आपको लगातार काम करते रहना पड़ेगा। तो अब हम उस पर देखते हैं। तो हम बोल रहे थे कि इसको जब आप ला करके यहाँ से छोड़ दीजिएगा तो ये विकर्षण के कारण भागना शुरू कर देगा। तो सिस्टम बनने का एक ही तरीका है, या तो इसका परिमाण इतना कम हो जाए, इतना कम हो जाए, इतना कम हो जाए कि यहाँ रहे कि यहाँ रहे कि यहाँ रहे, इसके सिस्टम पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, इसके चार्ज को इन्फ्लुएंस नहीं करेगा, पहली बात। दूसरी बात कि जब चार्ज कुछ भी रहेगा ताकि नज़दीक आएगा तो इन्फ्लुएंस हो ही जाएगा, लेकिन हम क्या करते हैं, इसको पहले खुट्टा में बांध देते हैं, मतलब एक अनसीन फोर्स से, जिसको हम देख नहीं सकते हैं, इसको हम अटैच करते हैं, ये भाग नहीं सकता है। अब हम उसको लाना शुरू किए, अब जब हम उसको लाना शुरू किए ये फोर्स लगाना शुरू करेगा। अब जब ये फोर्स लगाना शुरू करेगा तो हम भी फोर्स लगाना शुरू करेंगे। तो अब देखो क्या हो रहा है, ये फोर्स लगा रहा है उधर, ये ब्लू कलर वाला जो है ये आपका फोर्स लगा रहा है इधर, मतलब इलेक्ट्रिक फोर्स है, ठीक है। आप जो फोर्स लगा रहे हैं वह आपका है एक्सटर्नल फोर्स, एफ एक्सटर्नल, ब्लैक वाला। अब यहाँ पे ये ब्लैक कलर वाला फोर्स आप अंदर लगा रहे हैं और बाहर लग रहा है कौन, इलेक्ट्रिक फोर्स। तो जैसे जैसे ये नजदीक आएगा इलेक्ट्रिक फोर्स का परिमाण बढ़ेगा बढ़ेगा। इसका मतलब ये भी वेरिएबल है, ये भी वेरिएबल है, क्योंकि फॉर्मूला तो यही है। अब सवाल ये उठ रहा है कि जैसे जैसे नजदीक आ रहा है फोर्स का मान बढ़ रहा है, इलेक्ट्रिक फोर्स बढ़ेगा तो आपको एक्सटर्नल फोर्स भी बढ़ाना पड़ेगा। अब दिमाग में आएगा कि दोनों बराबर रखें कि ये बहुत बड़ा रखें कि ये कम रखें, क्या करें, कंफ्यूजन है। तो आपको ये मदद कर रहा है, स्लोली मोशन इस सिचुएशन में करवाना है। अब क्यों करवाना है हम अभी बात करते हैं। स्लोली मोशन करवाने का मतलब, मान लो कि ये 5 न्यूटन है और ये 10 न्यूटन है, तो इसका मतलब 5 का अंतराल है, तो 5 न्यूटन उसको काफी तेजी से मोशन करवाएगा, तो हमको तेजी से नहीं करवाना है। अगर ये 5 न्यूटन है तो 5 से थोड़ा सा ज्यादा करेंगे, अब थोड़ा सा ज्यादा करेंगे ना तो हल्का धीरे धीरे चलेगा, तो उसी मोशन को हम बोलते हैं स्लोली मोशन, मतलब एकदम धीरे, मतलब इस फोर्स से ये फोर्स थोड़ा सा ज्यादा, और इतना कम अंतर हो, 10 नहीं होता है कि 0 का डिफरेंस। अब यहाँ पर कहता है कि इस सिचुएशन में ये बड़ा जरूर है, लेकिन दोनों को बराबर मान सकते हैं। किस केस में, तो स्लोली के केस। अब स्लोली क्यों लेंगे ये बात बात करेंगे। अभी हम क्या बोले, हम बात कर रहे हैं वर्क डन। वर्क डन क्यों करना पड़ेगा, चलिए अब इतना तो समझ में आ गया कि हमारा फोर्स अंदर की ओर लग रहा है, लगातार लग रहा है, और हमारा फोर्स ला करके यहाँ पे क्या करेगा, रख देगा। इसको भी यहाँ पे स्क्रू से टाइट कर देंगे, मतलब जैसे भी हो उसको हम रोक देंगे। अब सिस्टम तैयार हो गया। तो जैसे ही सिस्टम तैयार हुआ, इसका मतलब है कि वहाँ एनर्जी स्टोर हो उस सिस्टम में। उसका नमूना आप तब से देख सकते हैं, या तो आप इसका नट खोल दीजिए या तो इसका नट खोल दीजिए, दोनों फटाफट भाग जाएंगे। इसका मतलब ये है कि वो तभी भागा जब उसके अंदर में एनर्जी था, और ये जब भागना शुरू किया उसके पास काइनेटिक एनर्जी है, और पहले जो स्टोर था वो पोटेंशियल था, तो पोटेंशियल कन्वर्ट हो रहा है किसमें, काइनेटिक, गतिज ऊर्जा में, इसलिए वो भाग रहा है। इसका मतलब ये है कि जब हम यहाँ से अनंत पर से या किसी पॉइंट पर से जब इसको ला रहे थे, तो ला रहे थे बी पर, तो हमको काम करना पड़ रहा था, फोर्स लगाना पड़ रहा था,
और फोर्स लग रहा है और साथ में विस्थापन हो रहा है, तो फोर्स और विस्थापन के लिए ही तो यहाँ पे ये बना हुआ है कि वर्क डन बराबर होता है F वेक्टर डॉट डी वेक्टर, यानी बल और विस्थापन के डॉट प्रोडक्ट को ही हम क्या बोलते हैं, वर्क डन। तो याद रहे कि हम यहाँ से जब इसको लाएंगे तो वर्क डन करना पड़ेगा। तो वर्क डन समझ में आ गया होगा। अब आते हैं स्लोली मोशन। स्लोली मोशन इसको करवाना है इस कंडीशन। अब दिमाग में आएगा कि सर स्लोली मोशन क्यों करवाएंगे? तो स्लोली मोशन का एक तरीका ये होगा कि बाहर वाला फोर्स हो या अंदर वाला फोर्स हो, मतलब दोनों में डिफरेंस इतना कम हो, मतलब दोनों लगे कि बराबरे है, उस स्थिति में स्लोली मोशन करेगा। नहीं तो बहुत अंतर हो जाएगा तब तो तेजी से गति करेगा, क्योंकि उसमें एक्सेलरेशन आ जाएगा बहुत ज्यादा। अब आते हैं कि स्लोली मोशन क्यों करेगा। तो याद रखना है, ये अगर बॉडी है, अकॉर्डिंग टू 11th क्लास, अकॉर्डिंग टू थर्मोडायनेमिक्स, ये अगर बॉडी है, इसको जब आप प्रोजेक्ट करते हैं, इसमें वेलोसिटी आता है। वेलोसिटी आता है दैट मीन्स इसमें गतिज ऊर्जा आता है। वेग आने से गतिज ऊर्जा आता है, और गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला आप लोग पढ़े होंगे, के ई बराबर होता है 12 mv²। ठीक है। और याद रखना है कि अगर किसी वस्तु में गतिज ऊर्जा आता है तो इसका टेम्परेचर बढ़ता है, और टेम्परेचर बढ़ेगा तो बॉडी हीट हो रहा है, हीट होगा तो इसका एनर्जी क्या होगा, सराउंडिंग से बाहर आएगा, क्योंकि सराउंडिंग का टेम्परेचर कम, इसका टेम्परेचर ज़्यादा, तो टेम्परेचर जहाँ पे ज़्यादा है वहाँ से लोअर टेम्परेचर में एनर्जी का ट्रांसफर होगा। इसका मतलब ये है कि हमने जो एनर्जी इसको प्रोजेक्ट करने में दिया, वह एनर्जी ट्रांसफर हो रहा है कहाँ, सराउंडिंग में। या तो अपना एनर्जी खत्म कर दिया सराउंडिंग में भेज के, हम दिए थे इसको, आई भेज दिया सराउंडिंग में, वातावरण में। इसका मतलब ये है कि काइनेटिक एनर्जी जो है वह एनर्जी को क्या करता है, रिलीज करवाता है हीट के फॉर्म में। अब आइए स्लोली से तब क्या फायदा। तो हम इस बॉडी को इतना स्लो करवा रहे हैं, इतना स्लो कर रहे हैं, इतना स्लो कर रहे हैं, इतना स्लो कर रहे हैं कि इसके अंदर काइनेटिक एनर्जी डेवलप तो होगा, लेकिन इतना कम होगा कि हीट होते 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 मतलब सराउंडिंग में वो नहीं जाएगा। इसका मतलब है ये एक प्लेस से दूसरे प्लेस चला भी जाएगा, हमारा एनर्जी इसमें चला भी जाएगा, लेकिन ये एनर्जी बाहर रिलीज नहीं करेगा। इसका मतलब मेरा एनर्जी इसमें स्टोर होगा। तो यहाँ स्लोली से मेरा मतलब है ये एनर्जी को रिलीज ना करे। तो इसका मतलब है कि जब इस आवेश को हम यहाँ पर लाएंगे तो स्लोली लाएंगे, फास्टली नहीं लाएंगे। अब क्यों लाएंगे ये हम बात करते हैं, अभी पहले परिभाषा जब बात आएंगे तो वहां पर हम बात करेंगे। तो स्लोली का मतलब क्या होगा, एनर्जी का ट्रांसफर नहीं होगा सराउंडिंग में, ये मेन मकसद है स्लोली मोशन का। तो आई होप ये आप 5 महारथी को समझ गए होंगे, और यदि ये पांचों समझ गए तो इसका परिभाषा देखिए कितना आसान है। तो अब इसको हम मिटाते हैं। अब इसका परिभाषा क्या लिखता है, पहले हम परिभाषा ही लिख देते हैं तब फिर फिगर देखिए। इसका परिभाषा कहता है कि किसी आवेश Q को, स्मॉल q कर देते हैं ज़्यादा अच्छा लगेगा, Q को अनंत से विद्युतीय क्षेत्र के अंदर किसी बिंदु पर धीरे धीरे लाने में जो बाह्य कार्य करना पड़ता है उसे ही विद्युतीय स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। विद्युतीय स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। क्लियर? और यहाँ पे गौर करने वाली बात क्या है,
हम जो है अनंत से ला रहे हैं। कहां से ला रहे हैं? अनंत से। विद्युतीय क्षेत्र के अंदर किसी बिंदु पर धीरे धीरे, ठीक है, किसी बिंदु पर धीरे धीरे लाने में जो बाह्य कार्य करना पड़ता है उसे ही विद्युतीय स्थिति ऊर्जा कहते हैं। ठीक है, इसे कैपिटल यू से सूचित किया जाता है, सूचित किया जाता है। इसकी बीमा mL²T-2 होती है। और याद रखना है कि चूंकि बाह्य कार्य को ही विद्युतीय स्थिति ऊर्जा कहते हैं, तो बाह्य कार्य है तो इसका मतलब उसकी बीमा क्या होगी? mL²T-2। इसका SI मात्रक जूल होता है, ठीक है। अब थोड़ा सा इसको डिफाइन करते हैं, तो फिर इंग्लिश में थोड़ा लिख देंगे, हम समझते हैं क्या क्या बोला। किसी आवेश Q को अनंत से विद्युतीय क्षेत्र के अंदर, तो विद्युत क्षेत्र इसका मतलब पहले से है और सोर्स चार्ज पहले से है, हम मान लेते हैं ये हमारा सोर्स चार्ज है और ये पॉइंट A पर है, ठीक है। यहां से R दूरी पर कोई बिंदु B है जहां पर एक टेस्ट चार्ज को हमको लाके सिस्टम तैयार करना है, और चूंकि ये हमारा सोर्स चार्ज है, इसका फील्ड जो है अनंत तक होगा। तो हम दर्शाने के लिए क्या करते हैं, थोड़ा सा हम इसको ऐसे दिखा देते हैं। अनंत तक है तो अनंत पद तक तो ले नहीं जा सकते हैं, तो इतना हम दिखाते हैं, मतलब अनंत है। और यहाँ पे ये एट इन्फिनिटी स्मॉल q चार्ज है, ये हमारा सोर्स चार्ज है, ये हमारा टेस्ट चार्ज है, और इस टेस्ट चार्ज को हम B पर लाके सिस्टम बनाना चाहते हैं। तो ये पहले आ गया होगा तब तो कोई दिक्कत ही नहीं है, जैसे ये आया होगा तो इसका मतलब फील्ड तो इसका पहले से है। अब इस Q चार्ज को जब हम लाएंगे तो यहाँ पर सिस्टम तैयार करेंगे, तो इसका मतलब कार्य करना पड़ेगा। तो क्यों कार्य करना पड़ेगा, हम पहले ही बता चुके हैं। अब यहाँ पर यहाँ से यहाँ लाने का मेरे पास कई तरीका है। एज एग्जाम्पल हम यहाँ से इसको क्या करते हैं, या तो उठा के हम फेंक देते हैं, तो फेंकेंगे तो जरूरी नहीं कि यहीं पे आएगा, आगे भी जा सकता है, ऊपर नीचे कहीं भी जा सकता है, तो सिस्टम हो सकता है कन्फर्मली नहीं बने, इस वजह से हम उस प्रोसेस को नहीं ले सकते। अब क्या करते हैं कि इसको Q को पकड़े, चूल पकड़े, एकदम उसको तेजी से एकदम दौड़ाते हुए B पर लाके रख दिए। ये पहले से खुटा से बना हुआ है, नहीं तो फिर पता चलेगा जैसे लाए वो भी भागना शुरू हो गया। तो इसको हम ला करके क्या कर दिए, यहाँ पर लाए। अब सोचिए इसको हम जबरदस्ती लाएंगे, इसका उद्देश्य है कि नहीं भैया हमको इन्फिनिटी पे रहने दो, हमको जीरो लेवल पे रहने दो। तो यहाँ से जब ये आना चाहेगा तो फोर्स का अनुभव करेगा, इसका मतलब ये अपने मन से नहीं आना चाह रहा, उसको जबरदस्ती हम क्या कर रहे हैं, ला रहे हैं। और जब किसी के अगेंस्ट में आप काम करते हैं तो उसके अंदर गुस्सा आता है, एक एनर्जी स्टोर होता है। अब आप सोचिए कि जब इसको तेजी से लाएंगे तो ये गुस्सा में आएगा, आंख लाल पीयर हो जाएगा, बॉडी हीट हो जाएगा, तो ये एनर्जी क्या करेगा, रिलीज करेगा। तो हम जो सोच रहे थे कि आके यहाँ पे रहे, सिस्टम तैयार हो जाए, तो बेचारा एनर्जी को क्या कर रहा है, साउंडिंग में बर्बाद कर रहा है। तो कुछ एनर्जी ये बर्बाद कर दिया और बाकी दे करके आया, सिस्टम तो बन गया लेकिन एनर्जी इसने क्या किया, बर्बाद कर दिया। जितना हमने दिया था उतना वो रख नहीं पाया। तो आइडियली, आदर्श रूप से आइडियली जो है हम इसको तेजी से नहीं लाएंगे, इसको हम दूसरे रूप से समझते हैं, रियल लाइफ में समझते हैं। सपोज दैट आप 11th 12th में 9th 10th में हैं, आपका हॉबी है पबजी खेलना, फ्री फायर खेलना वगैरह वगैरह। आपको पापा ने कुछ काम दिया, आप नहीं किए और पबजी खेलना शुरू कर दिए। उन्होंने एक बार समझाया, 2 बार समझाया, 5 बार समझाया, नहीं समझे। क्योंकि आजकल मारने पीटने का उचित रहता नहीं है, गार्जियन सजग होते जा रहे हैं, वो समझाना चाहते हैं, होना भी चाहिए। अब आप इतना बेखबर हो गए, नालायक हो गए कि आप वहाँ क्रिकेट के मैदान में खेलने चले गए। उन्होंने कुछ काम आपको दिया हुआ था, आप दिमाग से डिलीट कर दिए और खेल के मैदान में चले गए। पापा उधर से आए कहीं से, गुस्सा है, कहाँ है, तो भाई खेल के मैदान में है। गुस्सा से लाल पीयर हो गए,
आप गए क्रिकेट के मैदान में, वहाँ से चूल पकड़े और उसको ला करके यहाँ पे रख दिए। तो हो सकता है कि उनको पढ़ने का ड्यूटी दिया गया था, तो उनको पढ़ने के लिए बोला गया था, तो उनको पढ़ते हुए नहीं देखा गया, गुस्सा आ गया, इतना खर्च करते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं, और वो खेल रहा है। तो वो क्या किए कि क्रिकेट के मैदान से चूल पकड़ते हुए यहाँ ला के रख दिए कि चलो रूम पे जाओ, वहाँ सुमन सर का क्लास चल रहा है, फिजिक्स चल रहा है, वहाँ पढ़ो जाके। अब आपका टेंडेंसी क्या था, सोचिए, क्रिकेट खेलना, एकदम रमे हुए थे, मैच रोमांचक की स्थिति में था, और जब आपको वहां से ले जा रहे थे तो उस समय आपके अंदर एक गुस्सा का भाव आया, और आप चले तो आए डर से या जैसे भी आए, लेकिन आपके अंदर जो एक गुस्सा आया वो आप क्या कर दिए, रिलीज कर दिए। चले आए, सिस्टम बना, लेकिन जो पापा चाह रहे थे कि ये फिजिक्स आके पढ़े, अच्छे से पढ़े, लेकिन आप पढ़िएगा, क्योंकि आपका ध्यान कहाँ था, यहाँ। और आप उस जो पापा का वर्क आया, गुस्सा लगा, एनर्जी खपत हुआ, ऐसा नहीं कि पापा का एनर्जी खपत नहीं हुआ, एकदम हाइपर हो जाते हैं, आँख लाल पीयर, कभी कभी तो हाइपरटेंशन में बेचारे बेहोश भी हो जाते हैं। अब वो जब लाए उसकी एनर्जी समाप्त हुई गार्जियन की, लेकिन आप पर जो वो वर्क किए, आप उसको कुछ अंश क्या किए, फेंक दिए बाहर। तो सिस्टम तो जबरदस्ती तैयार हुआ, लेकिन उसमें एनर्जी डिस्ट्रॉय हो गया। तो उस स्थिति के लिए विद्युतीय स्थिति ऊर्जा का परिभाषा नहीं कैलकुलेट किया जाता, उसमें कहता है कि एनर्जी रिलीज नहीं होना चाहिए, एक आइडियल सिचुएशन होना चाहिए। तो आइडियल सिचुएशन का एक ही तरीका है कि हम जाएंगे, उसको बोलेंगे कि देखो तुमको बोले थे पढ़ने के लिए, तुम पढ़ने जाए, वहाँ क्लास चल रहा है ऑनलाइन, तुम जाके पढ़ो। अब उसके दिमाग में हम वायरस जमा दिए कि नहीं भाई सही बात है, पढ़ना चाहिए, तो वहाँ से वो धीरे 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 यहाँ आएगा, तो वो तत्कालिक हुआ। लेकिन अगर किसी चीज़ को, अगर आपको इंजीनियर बनाना है, डॉक्टर बनाना है, एक नागरिक बनाना है, मतलब सैनिक बनाना है, एक अच्छा साइंटिस्ट बनाना है, तो आप पे धीरे धीरे वर्क किया जाता है, और धीरे धीरे वर्क करने से क्या होता है कि उसके अंदर एक एनर्जी स्टोर होता है, जिससे क्या होता है कि वो एक बेहतर काम में परफॉर्म करता है, उसके अंदर एनर्जी स्टोर होता है। एज एग्जाम्पल अगर हम बात करें आर्मी का ट्रेनिंग, मान लो चाइना से लड़ाई हो रहा है, किसी को एक दिन ट्रेनिंग दे के चाइना से लड़ाई के लिए तो नहीं भेज सकते हैं, वो परफेक्ट बंदा नहीं होगा, क्योंकि एक परफेक्ट आर्मी बनने के लिए उसकी तैयारी होती है, उसका टेस्ट लिया जाता है, फिजिकल टेस्ट, चेस्ट, हाइट, लॉन्ग जंप, हाई जंप, ये सब ले करके तब बंदे को ज्वाइनिंग दिया जाता है। और जब ज्वाइनिंग दिया जाता है तो 6 महीने का पहले का ट्रेनिंग फर्स्ट फेज, फिर 3 महीने का सेकेंड ट्रेनिंग, और फिर कमांडो में जाता है तो उसका अलग ट्रेनिंग। इसका मतलब ये 6 महीने 9 महीने का प्रोसेस होता है। उस 6 महीने 9 महीने में ऐसा नहीं है कि उसको 24 घंटे ट्रेनिंग दिया जाता है, कभी उसको कहानी सुनाया जाता है, कभी उसको कैंप बनाने के लिए सिखाया जाता है, कभी फायरिंग के लिए, कभी गन चलाने के लिए, कभी पहाड़ पे चढ़ने के लिए, कभी रस्सी पे चढ़ने के लिए, कभी सुरंग में चढ़ने के लिए। तो ये हर तरह की ट्रेनिंग दे करके उसको ट्रेन किया जाता है, और उसके लिए समय लगता है, और जब समय दे दिया जाता है तो वो एक परफेक्ट बंदा बन जाता है। और फिर जब दुश्मन सामने हो, चाहे वो चट्टानी ताकत के साथ क्यों ना हो, ये खुद अपनी जान दे सकता है, लेकिन भारत माँ के आबरू को नीलाम नहीं होने दे सकता है। तो ये कब आए, एक दिन में नहीं आया, वो धीरे धीरे आए, और अचानक हो भी नहीं सकता है। तो वही बात तो किसी भी चीज़ में होता है कि अगर आपको बेहतर काम करना होता है, बेहतर नागरिक बनाना होता है, तो शुरू से ही आपके अंदर एक पोटेंशियल डेवलप किया जाता है, एक सॉफ्टवेयर डाला जाता है। पहले क्लास से, दूसरे क्लास से, तीसरे क्लास से, 10वें क्लास में जाते हैं, 11th 12th में जाते हैं, एक सॉफ्टवेयर डाला जाता है, तब आप एक बेहतर नागरिक बनते हैं। तो कहने का मतलब ये हुआ कि आप एक दिन में कुछ नहीं कर सकते हैं। आपको एक बेहतर नागरिक अगर बनाना है, 18 से 30 साल के बीच में अगर युवाओं को बेहतर रोजगार, बेहतर जगह पे पहुंचाना है, तो उस पर लगातार वर्क करना होता है नए तरीके से। तो ये टीचर्स की जिम्मेदारी है, पेरेंट्स की जिम्मेदारी है, समाज की जिम्मेदारी है कि हमारे जो बच्चे आ रहे हैं उसको हम कैसे ऑपरेट करें, कैसे हम उसको अपने क्लाइमेट में ढालें, राष्ट्र के प्रति, समाज के प्रति। एनीवे, हम बात कर रहे थे कि ये क्यू चार्ज है, हम जो पॉइंट पर जिक्र कर रहे थे कि अनंत से, तो अनंत से का मतलब हो गया कि एक ऐसा पॉइंट है जहां पर कि इसका पोटेंशियल एनर्जी क्या है, 0। ठीक है। अब कहता है अनंत से विद्युतीय क्षेत्र के अंदर किसी बिंदु पर धीरे धीरे, तो धीरे धीरे से मेरा मतलब था कि यहां जब आ रहे हैं
तो जब उसको ला रहे हैं तो अगर उसको तेजी से लाएंगे ये हीट के फॉर्म में अपनी एनर्जी को रिलीज ना करे, इसलिए हम उसको धीरे धीरे लाएंगे ताकि उसके अंदर अगर हीट डेवलप भी हो जाए तो बॉडी गर्म ना हो और वह हीट के फॉर्म में एनर्जी रिलीज ना करे। तो आप समझ गए होंगे धीरे धीरे का मतलब क्या होता है। अब है बाह्य कार्य। तो जब आप यहां से इसको ला रहे हैं तो एक्सटर्नल एजेंसी ही ला सकता है, क्योंकि इंटरनल एजेंसी जो है वो उसको आने ही नहीं दे रहा है, क्योंकि ये प्लस चार्ज ये इसको विकर्षित करेगा। थोड़ा सा इधर आना शुरू होगा कि ये इसको विकर्षित करना शुरू करेगा। तो हम थोड़ा सा इसको जिक्र कर रहे हैं यहाँ पे। सपोज दैट जब ये यहाँ है, ये बाहर की ओर इस पर ब्लू कलर बता रहे हैं, ये है इंटरनल फोर्स F इंटरनल, INT का मतलब इंटरनल मतलब आंतरिक का मतलब जो ऑटोमेटिक लग जाएगा। इस Q चार्ज और इस Q चार्ज के बीच जो विद्युत बल लगेगा इसको बोलना नहीं पड़ेगा, जैसे ही आ गया वो अपने आप लगेगा। अब इसको जब हम अंदर ला रहे हैं तो हमारा जो फोर्स लगेगा अंदर की ओर, इसका नाम होगा F एक्सटर्नल। इसका नाम क्या होगा? F एक्सटर्नल। अब आते हैं हमारा जो ये ब्लैकिश कलर से देते हैं, ये दिमाग में रखना है, ये हमारा है एक्सटर्नल फोर्स और ये है हमारा इंटरनल फोर्स। अब थोड़ा सा ध्यान दीजिए, जब ये अंदर की ओर आ रहा है तो इंटरनल फोर्स बाहर लाने का कोशिश कर रहा है और एक्सटर्नल फोर्स अंदर लाने की कोशिश कर रहा है। तो जब ये यहाँ से यहाँ तक आएगा तो कुछ तो विस्थापन तय होगा। जब ये विस्थापन तय होगा तो वहां फोर्स लग रहा है, इसका मतलब बाहरी कार्य भी होगा, इसलिए इसका नाम हो गया है बाह्य कार्य। अब कहता है उसे ही विद्युतीय स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। तो जो बाहरी कार्य हुआ तो वो किसके अगेंस्ट में हुआ? आंतरिक के अगेंस्ट में हुआ। तो आंतरिक भी काम कर रहा है और बाहरी भी काम कर रहा है। तो इसका मतलब ये है कि ये तो बेचारा यहाँ पड़ा हुआ था, इंटरनल लगभग 0 था फोर्स। इसका मतलब जब हम लाना शुरू कर दिए, सिस्टम हमको बनाना है तो काम हमको करना पड़ेगा, एनर्जी हमको देना पड़ेगा। तो इसलिए हमारी जो एनर्जी यहाँ पे काम किया वो इसके अंदर एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो जाता है और वही एनर्जी क्या कहलाता है? विद्युतीय स्थितिज ऊर्जा। अब कहता है कि यहाँ पर हम इस दोनों फोर्स में किस तरह का कॉम्बिनेशन रखें। तो हम पहले ही बता चुके हैं कि इससे यहाँ पर थोड़ा सा ये बड़ा होगा। ऐसा हमेशा जरूरी नहीं कि यही हमेशा थोड़ा सा बड़ा होगा, ये कभी हमेशा थोड़ा सा कम भी हो सकता है। तो वो हम बाद में बात करते हैं। अब कैसे थोड़ा सा देखिए, अगर मान लीजिए कि सोर्स चार्ज ही हमारा माइनस हो जाए और टेस्ट चार्ज हमारा प्लस हो जाए, तो ये प्लस इसको, ये माइनस इसको क्या करेगा? आकर्षित करेगा। इंटरनल फोर्स तो अब लगेगा अंदर की ओर F इंटरनल। हमको यहाँ पर मान लेते हैं ये A पॉइंट पर है और हमको B पॉइंट पे लाके रखना है। तो ये जब यहाँ पर आएगा तो कहिएगा कि यहाँ पर सब छोड़ देंगे तो ये अपने आप आ जाएगा, नहीं, इसलिए कि ये जब यहाँ छोड़ देंगे ये यहाँ तक भी आएगा, यहाँ पे ये रुकेगा नहीं, ये आके संधि मिलन इससे करना होगा, यहाँ भी नहीं रुकेगा, एक्सीलरेशन की वजह से वो आगे भागना शुरू करेगा। इसका मतलब यह है कि सिस्टम यहाँ नहीं बन रहा है, वो इधर उधर भाग जाएगा। इसलिए कहता है कि इसको आखिर पकड़ के ही हमको लाना पड़ेगा। तो जब हम पकड़ेंगे तो स्लोली भी लाना है, क्योंकि छोड़ देंगे तब तो ये तुरंत के साथ आएगा और फिर एनर्जी रिलीज कर देगा। हमको हर हाल में इसको स्लोली लाना है। तो स्लोली के केस में हमको एक फोर्स जो है बाहर लगाना पड़ेगा जिसका नाम होगा F एक्सटर्नल। इसका मतलब अब क्या होगा कि आप इंटरनल को थोड़ा सा बढ़ा के रखेंगे, एक्सटर्नल को थोड़ा सा कम रखेंगे ताकि वो जीते, क्योंकि हमको यहाँ जाना है। इसका मतलब थोड़ा कम कर दिया, वो बेचारा जीत रहा है, वो खुश हो रहा है, खुश होते 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 कहाँ पहुँच जाएगा? B पे। इसका मतलब है कि अब जो है इंटरनल थोड़ा सा ज्यादा है, एक्सटर्नल थोड़ा सा कम। बात वही है, दोनों में ज्यादा का फर्क नहीं है, इतना कम है कि उसका हिसाब नहीं है। अगर ये मान लेते हैं 10 न्यूटन है, ये हो गया 9.99999 न्यूटन, तो लगभग 10 हो गया। इसका मतलब लेकिन थोड़ा सा कम तो है। इस स्थिति में ये ज्यादा तेजी से जा भी नहीं सकता है और ये हीट भी नहीं होगा, दैट मींस एनर्जी रिलीज भी नहीं होगा। दैट्स ऑल। अब आते हैं यहाँ पे, अब कहता है कि ये इंटरनल ये एक्सटर्नल। अब कहता है स्लोली हम लाएं, इसका मतलब याद रखना है फॉर स्लोली मोशन F एक्सटर्नल बराबर F इंटरनल, ठीक है, F एक्सटर्नल बराबर F इंटरनल। और इस स्थिति में हम लोग इलेक्ट्रिक फोर्स को और एक्सटर्नल फोर्स को क्या मान लेंगे? बराबर, क्योंकि इंटरनल फोर्स हमारा इलेक्ट्रिक फोर्स है। यहाँ तक समझ में आ गया? अब ये जो परिभाषा था आप उसको आप बारीकी से फिर समझिए।
हम इन्फिनिटी से किसी चार्ज को हम लाए बी पर रखे, यहाँ बी पर ला करके रख देंगे, जो कार्य करना पड़ेगा वही कार्य क्या कहलाएगा, विद्युतीय स्थितिज ऊर्जा। इसे यू से सूचित किया जाता है। तो वही हम यहाँ लिखे हैं, किसी आवेश Q को अनंत से विद्युतीय क्षेत्र के अंदर किसी बिंदु पर, ये विद्युतीय क्षेत्र इसका, विद्युतीय क्षेत्र के अंदर किसी बिंदु पर, यहाँ कहीं भी बिंदु पर धीरे धीरे लाने में जो बाह्य कार्य करना पड़ता है, उसे ही विद्युतीय स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। इसे U से सूचित किया जाता है। इसकी बीमा ml2T-2 होती है। इसका ऐसा मतलब जूल होता है। ठीक है, चलिए अब इसको दूसरे तरीके से भी लिख सकते हैं आप। टू ब्रिंग a charge Q from infinity to a certain point in an electric field slowly then a work is done by the external force, then the external work is known as, या डायरेक्ट लिख देते हैं, by the external work is done by the external force, then the external work is known as electric potential energy, ठीक है। It is a scalar quantity, स्केलर है क्वांटिटी। स्केलर इसलिए है क्योंकि बाह्य कार्य है और कार्य हमारा अदिश राशि है, तो बाह्य कार्य को ही विद्युतीय स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। इसका मतलब है कि कार्य अदिश है तो ये भी अदिश होगा, स्केलर होगा। इट इज ए स्केलर क्वांटिटी एंड डिनोटेड बाय कैपिटल U। Its SI unit is joule and dimension is ml2T-2। इसको प्रिंट कीजिए। फिगर को लिखने की अभी आवश्यकता नहीं है, फिगर कैलकुलेशन के लिए होता है। हम ये परिभाषा समझाने के लिए फिगर बनाए हैं। समय को व्यतीत किए बगैर आप निश्चित तौर पे इसको सावधानी से लिखिए। एक एक पल आपके लिए महत्वपूर्ण है। जैसे जैसे आपका समय बीत रहा है, आपके पास समय कम है। आई होप कि स्क्रीनशॉट आप ले चुके होंगे। चलिए, अब है कि आपका 5 नंबर का इसमें सवाल अटैच होगा। क्या अटैच होगा, मतलब ये बोलेगा कि विद्युतीय स्थितिज ऊर्जा क्या है, इससे आप क्या समझते हैं, और इसके लिए एक व्यंजक प्राप्त करें। मतलब विद्युतीय स्थितिज ऊर्जा के लिए व्यंजक प्राप्त करें। अब इसको 5 मार्क्स में पूछा हुआ है, तो सबसे पहले तो आप परिभाषा लिखिएगा। परिभाषा लिखने के बाद हम कैलकुलेशन करेंगे। तो परिभाषा ये हो गया। अगर 2 नंबर में पूछा तो आप परिभाषा लिख दीजिएगा, काम चल जाएगा। अगर 5 मार्क्स में पूछा तो परिभाषा लिखिएगा और फिर उसका कैलकुलेशन चलेंगे। तो कैलकुलेशन देखते हैं। अगर आपसे पूछा कि हम इसके लिए व्यंजक बताइए तो आप इसको लिखिएगा। हम फिगर को भी मिटा देते हैं, फिर से फ्रेश फिगर हम लोग बना लेंगे।
कैलकुलेशन ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। और ये अगर आपको समझ में आ गया कैलकुलेशन, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी तुरंत हो जाएगा, क्योंकि यही चीज होगा, सिर्फ थोड़ा सा हम चेंज करेंगे, गियर बदलेंगे, आपका परिभाषा वो भी बन जाएगा, उसमें उतना टाइम भी नहीं लगेगा। यदि पोटेंशियल एनर्जी को पहले पढ़ते हैं तो पोटेंशियल आसान हो जाएगा, और डायरेक्ट पोटेंशियल पे आगे तो थोड़ा सा आपके लिए डिफिकल्ट हो जाता है। चलिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले एक ये चार्ज लेते हैं जो सोर्स चार्ज है, ये ए पॉइंट पर है। यहाँ से हम चाहते हैं कि r दूरी पर कोई बिंदु P है जहाँ पे एक स्मॉल q को ला करके हमको रखना है, फिलहाल वो इन्फिनिटी पे। तो हम यहाँ पे एक रेफरेंस पॉइंट लेते हैं एट इन्फिनिटी, ठीक है, ये स्मॉल q चार्ज है। अब कहता है इसका तो फील्ड पूरा है होगा ही, ये इन्फिनिटी तक है, ऐसा नहीं सोचना है कितना बोले इतना ही है, इन्फिनिटी तक। अब कहता है कि आप इसको ला करके रखना चाहते हैं, तो हम तो पहले ही बोले कि इसको स्लोली लाना है, तो फॉर स्लोली मोशन, फॉर स्लोली मोशन हम क्या बोले थे, एफ एक्सटर्नल बराबर क्या होता है, एफ इंटरनल, ठीक है। अब एफ इंटरनल किसके बराबर होगा, थोड़ा सा ध्यान दीजिए, ये तत्काल अभी इन्फिनिटी पे है। अगर इन्फिनिटी को हम x मान लें, इन्फिनिटी को हम x मान लें, यहाँ पर दिखा देते हैं, ये कितने दूरी पे, x पे। अब यहाँ भी ये आएगा तो वो नाम का रहेगा x, यहाँ भी आएगा तो भी x, यहाँ भी आएगा तो भी x, यहाँ भी आएगा तो भी x। फिलहाल ये होगा कि हम इन्फिनिटी से हम कितने दूरी, यहाँ से इन्फिनिटी पे, यहाँ से r पे लाना है। इसका मतलब है कि शुरुआती दौर में हम मान लेते हैं वो कितनी दूरी पे, x पे, मन में है कि इन्फिनिटी पे। अब ये जब यहाँ पे आ जाएगा तो वहाँ पे x के बजाय क्या हो जाएगा, r। तो इन्फिनिटी से कहाँ पे लाएंगे, r पे। और याद रहे कि जब हम ला रहे थे एक्सटर्नल और इंटरनल दोनों फोर्स वेरिएबल था। क्यों वेरिएबल था, थोड़ा सा देखिए, यहाँ से यहाँ पर है तो फॉर्मूला हमारा हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, पहला चार्ज गुना दूसरा चार्ज q इंटू क्यू बटा दूरी का स्क्वायर। तो दूरी हम क्या मान रहे हैं, x, तो हो जाएगा x का स्क्वायर। अब ये x जैसे जैसे नजदीक आएगा तो x तो घटेगा, और जब x घटेगा तो फोर्स हमारा बढ़ेगा, तो इंटरनल बढ़ेगा तो उस हिसाब से एक्सटर्नल भी बढ़ेगा। तो इसका मतलब दोनों ये वेरिएबल, ठीक है। अब हमको निकालना है कि हमको स्थितिज ऊर्जा का व्यंजक क्या होता है, परिभाषा क्या होता है, फ्रॉम डेफिनेशन। अब यहाँ पे कुछ भानने का काम है, वो भानने का काम कर लेना है। क्या लिखना है, माना कि कोई आवेश कैपिटल Q है जो बिंदु A पर मौजूद है, इससे r दूरी पर कोई बिंदु P है जहां एक स्मॉल q आवेश को अनंत से ला करके रखना है और एक सिस्टम तैयार करना है। तो इस सिस्टम में कितनी स्थितिज ऊर्जा संचित होगी उसकी गणना करना है। क्या लिखेंगे, कोई आवेश कैपिटल Q है जो बिंदु A पर मौजूद है, इससे r दूरी पर कोई बिंदु B है जहां पर एक स्मॉल q आवेश को अनंत से ला करके रखना है और एक सिस्टम तैयार करना है जिसकी ऊर्जा कैलकुलेट करनी है, गणना करनी है, ठीक है। इतना लिख दीजिएगा, यहाँ पर ये आपको जगह छोड़ दे रहे हैं, वहाँ लिखिएगा। फ्रॉम डेफिनेशन, फ्रॉम डेफिनेशन, डेफिनेशन परिभाषा क्या कहता है, क्या बोला कि अनंत से r दूरी पर जब आप ला करके छोड़ दीजिएगा तो जो वर्क डन होगा, बाह्य कार्य होगा, वही बाह्य कार्य स्थितिज ऊर्जा कहलाएगा। तो फ्रॉम डेफिनेशन कहता है कि जो W एक्सटर्नल होगा वही हमारा U कहलाएगा, मतलब स्थितिज ऊर्जा कहलाएगा। तो हमारा टारगेट क्या होना चाहिए, W एक्सटर्नल निकालना। क्लियर, अब नौ W एक्सटर्नल निकालना है हमको। चलिए, अब ये जब आ रहा था तो हम किसी पॉइंट का जिक्र अगर करें, ऐसा लगता है कि जब ये आ रहा था यहाँ से इन्फिनिटी से r पर आया, ये बहुत बड़ा विस्थापन तय किया, ऐसा लगा कि ये यहाँ पर रहे और फिर छूमंतर होकर यहाँ आए, कोई विस्थापन नजर ही नहीं आया। ये तो छोटा छोटा विस्थापन तय करके हुआ होगा, मान लेते हैं कि 1 मीटर हुआ, 1000 मीटर हुआ, या जो भी हुआ, ये छोटा छोटा विस्थापन तय करके हुआ होगा। तो यहाँ पर हम छोटा सा विस्थापन को क्या मान लेते हैं, dx, छोटा सा विस्थापन को क्या मान लेते हैं, dx। और छोटा सा विस्थापन के दौरान बल को हम कांस्टेंट मान के चलते हैं, ठीक है। तो याद रखना है कि W का जो फॉर्मूला होता है F वेक्टर डॉट x वेक्टर,
लेकिन छोटा सा वर्क डन अगर लेते हैं तो छोटा सा यहाँ डिस्प्लेसमेंट लेते हैं तो उस समय फोर्स कांस्टेंट हो जाता है। ठीक है, तो dw बराबर f वेक्टर डॉट dx वेक्टर। एक तो फॉर्मूला आपके पास w बराबर होता है f वेक्टर डॉट x वेक्टर, ये है कि जब कांस्टेंट फोर्स रहता, जब वेरिएबल फोर्स रहे थे इसका इस्तेमाल करना है। तो हम तो पूरे जर्नी के दौरान देखें कि हमारा फोर्स वेरिएबल है, क्योंकि जैसे जैसे हमारा आगे बढ़ रहा था इंटरनल भी बढ़ रहा है और एक्सटर्नल भी बढ़ रहा है। तो इस स्थिति में W एक्सटर्नल जब निकालना रहे, यहाँ पर क्या करना है, इंटीग्रेट करना है F एक्सटर्नल वेक्टर, चूंकि एक्सटर्नल वर्क डन निकाल रहे हैं इसलिए एक्सटर्नल फोर्स लिख रहे हैं, F एक्सटर्नल वेक्टर डॉट dx वेक्टर। इसको थोड़ा सा गौर से समझें। बाह्य कार्य निकाल रहे हैं तो बाह्य बल और साथ में विस्थापन, तो dx लिख दिए। अब यहाँ पे डॉट हटता है तो कॉस आता है, और हम जानते हैं कि एक्सटर्नल किसके बराबर है, इंटरनल के, तो हम यहाँ पर लिख देते हैं F इंटरनल। ठीक है, अब dx के जगह पर आप यहाँ लिख दीजिए माइनस dx। क्यों लिखे अभी बताते हैं। एक्सटर्नल और dx डॉट हटता है तो कॉस थीटा आता है, यहाँ पे कॉस लेते हैं और थीटा का मतलब एंगल। तो बाह्य बल और विस्थापन के बीच कितना एंगल है, तो बाह्य बल देखिए तो किधर लग रहा था, आप थोड़ा सा डायग्राम देखिए तो यहाँ पर हम दिखा देते हैं, आपका बाहर लग रहा था F इंटरनल और अंदर लग रहा था F एक्सटर्नल। तो आप देखिए एक्सटर्नल भी अंदर और dx भी अंदर, यानी विस्थापन भी अंदर और एक्सटर्नल फोर्स भी अंदर, तो दोनों जब एक ही दिशा में हो तो थीटा 0 डिग्री, यहाँ पर हो जाएगा cos 0 डिग्री। अब आपके दिमाग में आएगा सर ये माइनस क्यों दिए, तो माइनस इसलिए दिए कि ये माइनस शो कर रहा है कि जब आप इसको यहाँ से यहाँ ला रहे हैं तो आपका विस्थापन घट रहा है या बढ़ रहा है। पहले ये सोचिए, पहले था इतना, बाद में ला रहे हैं इतना, तो आपका तो इसका मतलब अंतिम वाला कम है, पहले वाला ज्यादा है। तो जब ये स्थिति रहे तो विस्थापन हमारा होता है निगेटिव। अब कहिएगा क्यों, ये 11 का चीज है। हम डेल्टा x लिखें या dx लिखें, इसका मतलब होता है अंतर। क्या होता है, अंतर। और इसका मतलब होता है फाइनल माइनस इनिशियल, x फाइनल माइनस x इनिशियल, चाहे ये हो चाहे ये हो। डेल्टा का मतलब है बड़ा अंतर, d का मतलब है छोटा अंतर। तो x फाइनल माइनस x इनिशियल है, तो फाइनल में से इनिशियल घटाएंगे तो फाइनल हमारा इतना बड़ा, इनिशियल हमारा इतना बड़ा, तो छोटा राशि में से बड़ा राशि घटाइएगा तो आपका क्या आएगा, निगेटिव आएगा। ये निगेटिव सिर्फ शो कर रहा है कि दूरी आपका क्या हो रहा है, घट रहा है। और वही अगर ये यहाँ से इंफिनिटी लेके जाते तो इसका मतलब हो रहा है कि दूरी हमारा बढ़ रहा है, तो उस समय हम यहाँ लिखेंगे पॉजिटिव। तो हम तो इंफिनिटी से ला रहे हैं, तो इसलिए हम यहाँ पर ऐसा लिखे। तो माइनस dx समझ में आ रहा है। फिर से एक बार समझ लेते हैं, माइनस क्यों लिखे, माइनस इसलिए लिखे कि आपका पहले था अनंत पे और अब आ रहा है इतना पे, तो आपका लास्ट वाला दूरी इतना है, अब पहले वाला दूरी इतना है। इसका मतलब ये बड़ा दूरी है और ये छोटा दूरी है। और डेल्टा x या dx का मतलब होता है फाइनल माइनस इनिशियल, तो फाइनल आपका छोटा है और इनिशियल आपका बड़ा है। तो छोटा राशि में से बड़ा राशि घटता है, वो आता है निगेटिव। ये निगेटिव वही शो कर रहा है, निगेटिव मतलब घट रहा है। 0 का मतलब समझ में आ गया। अब आते हैं यहाँ पे इंटीग्रेशन। F इंटरनल की जगह पर आप इसको लिख सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q इंटू क्यू बटा एक्स स्क्वायर इंटू ये वाला हो जाएगा dx, और माइनस को हम कर देते हैं बाहर, cos 0 डिग्री हो जाएगी। अब जो कांस्टेंट राशि है उसको बाहर करते हैं, तो ये q तो फिक्स है, स्मॉल q भी फिक्स होगा, बढ़ नहीं रहा है न घट रहा है। x हमारा बदल रहा है, इसलिए कि जैसे जैसे हम अंदर ला रहे हैं x हमारा बदल रहा है। तो वेरिएबल वाला ये है, इसलिए हम क्या करते हैं, माइनस बाहर रखें, क्यू बटा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट बाहर रखे और इंटीग्रेशन के अंदर रख दिए dx बटे एक्स स्क्वायर। अब जरूरी पड़ेगा यहाँ लिमिट का, तो परिभाषा में ही कहता है इन्फिनिटी से, मतलब यहाँ से इन्फिनिटी पे पहले था और कितनी दूरी पे ला रहे हैं, r पे, तो इसका मतलब लोअर लिमिट हो जाएगा इन्फिनिटी, अपर लिमिट हो जाएगा r। कहाँ से कहाँ ला रहे हैं, इन्फिनिटी से r पे। और यदि r से इन्फिनिटी पे जाने के लिए आप परिभाषित कर रहे हैं तो यहाँ लिखते r, यहाँ लिखते इन्फिनिटी, तब यहाँ क्या लिखते प्लस। चलो अब इसको थोड़ा मिटा देते हैं। याद रखना है कि इंटीग्रेशन का एक रूल होता है, इंटीग्रेशन x पे पावर n dx बराबर होता है x पे पावर n+1 बटे n+1। और इसके आधार पर, हालांकि हम ये 12th में बताए हुए हैं, लगभग 1 महीना क्लास चला है मैथमेटिकल टूल्स का,
इसके आधार पर याद रखना है कि यदि इंटीग्रेशन dx बटे एक्स स्क्वायर है, इसका मान होता है -1 बटे एक्स। इसको रट्टा मार जाना, जो जानते हैं वो भी, जो नहीं जानते हैं वो भी। इंटीग्रेशन dx बटे एक्स स्क्वायर बराबर क्या होता है? -1 बटे एक्स। तो dx बटे एक्स स्क्वायर के लिए हम चलते हैं -q³ बटे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू dx बटे एक्स स्क्वायर की जगह क्या लिखिएगा? -1 बटे एक्स। ये इंटीग्रेशन का नियम है कि जब इंटीग्रेशन तोड़ रहे हैं तो उसको बड़ी ब्रैकेट में लिखिए, और जब लिमिट दिया हुआ रहे जो नीचे रहेगा वो नीचे देना है, जो ऊपर रहेगा वो ऊपर देना है। तो नीचे वाले को बोला जाता है लोअर लिमिट और ऊपर वाले को बोला जाता है अपर लिमिट। तो इन्फिनिटी हो गया लोअर लिमिट और आर हो गया लोअर लिमिट। ठीक है, ऐसा करते हैं। थोड़ा सा फिगर को अब हम मिटा देते हैं, नहीं मिटाएंगे इसलिए कि स्क्रीनशॉट आपको लेना है। ऐसा कीजिए, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिगर भी बनाना है क्योंकि इसमें चलिए स्क्रीनशॉट उम्मीद है ले चुके होंगे। इसी में हम थोड़ा सा आगे बढ़ जाते हैं, हो जाएगा कैलकुलेट। आइए, अब ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा q³ बटे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब इंटीग्रेशन का नियम है कि पहले लिखा जाता है अपर लिमिट जहां पर x है, माइनस देके फिर लोअर लिमिट। तो माइनस तो माइनस माइनस प्लस हो गया था, तो 1 बटे r को यहाँ पे रखेंगे और माइनस देके 1 बटे इन्फिनिटी रखेंगे। तो किसी भी संख्या में इन्फिनिटी से भाग दिया जाता है तो वो हो जाता है 0। तो ये माइनस में 0 रहे नहीं रहे, बात बराबर, अनुराग सूचना की जागरेगी। इसका मतलब ये यहाँ पर इसको हम ऐसा लिख सकते हैं, थोड़ा स्टाइल मार के लिखेंगे, 1 बटा 4 पाई एप्सिलॉन एक साथ गिर जाता है, q³ इंटू 1 बटे लिख देंगे r। इसका हो जाएगा 1 बटे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट q³ बटे r। ये आप किसका निकाल रहे हैं? W एक्सटर्नल का। तो W एक्सटर्नल का निकलते 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 आपका ये आ गया। ठीक है, अब आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए अब देखते हैं, इसको हम मिटा देते हैं, इसको हम थोड़ा सा ऐसे कर देते हैं। यहाँ पे हम लिखेंगे, यहाँ पे पहले लिखेंगे एक लाइन, ये लिखेंगे ये बाह्य कार्य आपने निकाला कितना आया? यही बाह्य कार्य मतलब यहाँ से लेकर के यहाँ तक लाने में बाह्य कार्य का जो मान हुआ वो कितना आया? तो यही बाह्य कार्य तो क्या कहलाएगा? विद्युतीय स्थितिज ऊर्जा। यही हम यहाँ लिखेंगे, यही बाह्य कार्य स्थितिज ऊर्जा के रूप में, स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है, संचित हो जाता है। This external work done is stored in the form of electric potential energy। अब कहता है कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में हो जाता है स्टोर, किसका? तो उसको U से डिनोट करते हैं। अब W एक्सटर्नल को हम क्या लिख देते हैं? U। तो U बराबर कितना हो जाएगा? 1 बटा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट q³ बटे r। दिस इज द इक्वेशन फॉर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अब कहता है कि यहाँ पर आपका पोटेंशियल एनर्जी तो स्केलर क्वांटिटी है, इसको वेक्टर फॉर्म में भी हम लिख सकते हैं। वेक्टर फॉर्म, इन वेक्टर फॉर्म। अब ये तो अदिश राशि है तो उस पर वेक्टर लगा नहीं सकते, ये तो कांस्टेंट है तो वो क्वांटिटी है नहीं, तो ये हो गया आपका आवेश, आपका अदिश राशि, तो ये जैसे का तैसे रहेगा। ये r हमारा विस्थापन है, तो विस्थापन है तो वो तो वेक्टर है, इसको हम लिख सकते हैं r वेक्टर का मॉड। ठीक है, तो इस तरह से इसका उपयोग हम कहाँ करेंगे वो हम बताएंगे जब न्यूमेरिकल देखेंगे तो वहाँ पर। अब आपके दिमाग में आएगा सर जिस समय आप न्यूमेरिकल कर रहे थे, परिभाषा वगैरह बता रहे थे, तो उस समय तो बहुत बड़ा लंबा तगड़ा कैलकुलेशन आया कि इन्फिनिटी से r पर लाने में जो बाह्य कार्य करना पड़ेगा, स्लोली लाने में, उसी को हम बोलेंगे विद्युतीय स्थितिज ऊर्जा। तो यहाँ तो आपका बहुत सिंपल आ रहा है कि सीधा बोल रहा है कि जो सोर्स चार्ज है और जितनी दूरी पर आप टेस्ट चार्ज को मतलब दूसरा चार्ज को रखना चाह रहे थे, यानी पहला चार्ज गुना दूसरा चार्ज बटे जो दूरी है वो दूरी दे देना है। तो मतलब
1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, दोनों चार्ज का गुणनफल बटे दूरी। इसका मतलब ये आपका कंफर्म हो रहा है। अब एनर्जी का डिस्ट्रीब्यूशन अगर हम देखेंगे ग्राफ के माध्यम से, तो ग्राफ भी आप देख सकते हैं। इस पर U दे देते हैं, इस पर R दे देते हैं, ये ऑरिजिन है। अब कहता है सेंटर से अगर बात करते हैं, यहाँ से आपका जैसे जैसे दूरी बढ़ेगा, इससे दूरी का हम बात कर रहे हैं, तो इसका मतलब जैसे जैसे दूरी बढ़ेगा, ये हमारा घटेगा। अब ये घटेगा तो कैसे घटेगा, तो ये याद रखना ऐसे घटेगा। एक होता है ज्यादा धसा हुआ, एक होता है ऊपर ऊपर, तो ये ऊपर ऊपर वाला बात करेंगे, इसको बोलते हैं हाइपरबोलिक। क्या बोलते हैं, हाइपरबोलिक। और यदि ज्यादा धसा हुआ रहता तो उसको बोलते हैं पैराबोलिक। तो हाइपरबोलिक के लिए होता है 1/r के हिसाब से घटना, पैराबोलिक के लिए होता है 1/r² के हिसाब से घटना। तो आपका स्थितिज ऊर्जा दूरी के हिसाब से, मतलब सोर्स चार्ज से जैसे जैसे दूरी बढ़ेगा वैसे वैसे आपका पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा, घटेगा, और इन्फिनिटी पर जाकर के क्या हो जाएगा, 0, क्योंकि ये लास्ट में इन्फिनिटी पे जाके माना जाता है कि लगभग टच कर जाएगा। टच करने का मतलब क्या हो जाएगा, 0। हम तो पहले ही बोले कि रेफरेंस पॉइंट एक ऐसा पॉइंट है जहां पर उसकी एनर्जी क्या मानी जाती है, 0। आई होप तो आप जब डेफिनेशन लिख दीजिएगा, कैलकुलेशन लिख दीजिएगा, फिगर लिख दीजिएगा, तो ये आपको 5 मार्क्स में आएगा। इससे रिलेटेड अभी काफी महत्वपूर्ण पॉइंट्स बाकी हैं, तो आप इसको पहले लिखिए, मतलब प्रिंट आउट कीजिए स्क्रीनशॉट में। आई होप कि आप स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे। इसको बारीकी से आपको लिखना है। पहले क्या करना है, वही परिभाषा जो था उसको लिखेंगे, फिर कैलकुलेशन ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी है तो पहले फिगर ये वाला बनाएंगे, और फिगर बनाने के बाद ये वाला प्रोसेस चलेगा, यहाँ तक आएगा, यहाँ तक आएगा, ये आएगा, फिर इसको लिख देना है। और ये हमारा साइड हीरो है, साइड हीरो को भी छोड़ना नहीं है। उसके बाद आपको ये लिखना है। अब यहाँ से आपने जो सीखा, आपने क्या सीखा कि आप इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी निकालते वक्त तो दो चार्ज के बीच की दूरी दीजिए और दोनों चार्ज दे दीजिए। हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी सिस्टम में कितना स्टोर हुआ वो बता देंगे। तो नेक्स्ट एपिसोड में हम देखेंगे 3 चार्ज 4 चार्ज ये सब रहेगा तो कितना सिस्टम में एनर्जी रहेगा उसको हम देखेंगे, जिसको बोलते हैं म्यूचुअल पोटेंशियल एनर्जी, पारस्परिक स्थिति ऊर्जा, कुल ऊर्जा भी बोलते हैं, पारस्परिक स्थिति ऊर्जा को भी हम समझ लेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो आपका 47 में ये होगा जो काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा, और उसी में हम कैलकुलेट करेंगे कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या है। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।